हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम भाग क के एक नए चैप्टर का प्रारंभ करेंगे। चैप्टर का नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग क का अगला चैप्टर है राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसके पहले कि हम लोग अपना अध्ययन क्रम प्रारंभ करें, आगे बढ़ाएं, अब बहुत से बच्चों ने यह मैसेज करके प्रश्न पूछा है कि सर जी कौन कौन से पाठ्यक्रम से कौन कौन से चैप्टर बाहर कर दिए गए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि कोविड-19 के कारण सरकार ने आपके पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है। इस कटौती के अंतर्गत 3 चैप्टर आपके सिलेबस से इस साल के लिए बाहर कर दिए गए हैं। हमने पहले भी इस बारे में बता दिया था। पहली वीडियो जो आप लोगों के पास गई है उसमें मैंने इसका उल्लेख कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए पुनः यह बताना आवश्यक है, उनके लिए जानकारी के लिए मैं पुनः बता देना चाहता हूँ। जो 3 चैप्टर आपके सिलेबस से इस साल के लिए स्थगित किए गए हैं उनका नाम है चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। पहला चैप्टर है चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। दूसरा है भारत में स्थानीय स्वशासन। दूसरा चैप्टर जो आपके पाठ्यक्रम से बाहर किया गया है, स्थगित किया गया, बाहर नहीं स्थगित किया गया है इस वर्ष के लिए, वह है भारत में स्थानीय स्वशासन। और तीसरा चैप्टर जो स्थगित किया गया है वह है राजनीतिक सिद्धांत। यह 3 चैप्टर आपके सिलेबस से इस साल के लिए कोविड-19 की महामारी को देखते हुए, जब विद्यालय नहीं चल रहे हैं, क्लासेस कक्षाएं नहीं चल रही हैं, तो सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से इन 3 पाठ्यक्रमों को, इन 3 चैप्टर को आपके पाठ्यक्रम से स्थगित कर दिया इस वर्ष के लिए। अब हम अपने पुनः मूल प्रश्न पर आवें। राज्य के नीति निदेशक तत्व। अपने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन अध्याय 3 में किया गया है। उसी के अगले अध्याय में नीति निदेशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। अगला अध्याय 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में व्याख्या की गई है, चर्चा की गई है। आपके संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में इस नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख था, वहीं से प्रेरणा प्राप्त करके आपके संविधान निर्माताओं ने अपने भारतीय संविधान में इन नीति निदेशक तत्वों को सम्मिलित किया है। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य एक जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, जिसके अंतर्गत समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके, इन क्षेत्रों में उन्हें समानता प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों को जगह दी। बहुत सारे तत्व हैं जिसके अनुसार राज्य अपने दायित्वों का निर्वहन करके सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में समानता की व्यवस्था कर सकता है। अब आपका जो अगला प्रश्न होगा वह प्रश्न है कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है। आपका प्रश्न है मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के महत्व की व्याख्या कीजिए। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के महत्व की व्याख्या कीजिए। अब हेडिंग डालिए, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर। प्रश्न आपका होगा, मूल उत्तर होगा मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जहां आम नागरिकों के लिए
मूल अधिकारों की व्यवस्था की। उन अधिकारों का उल्लंघन सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, उन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मूल अधिकारों की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए इन अधिकारों का होना आवश्यक है। वहीं किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के, किसी भी समाज के भी सर्वांगीण विकास के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों का भी होना आवश्यक है। लेकिन फिर भी इन दोनों में काफ़ी अंतर है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में, दोनों में काफ़ी भिन्नताएं हैं, जिनका उल्लेख इस प्रकार है। अब नंबर 1 लिख करके हेडिंग डाल लीजिए, मूल अधिकार न्याय योग्य हेडिंग रहेगी। इस पर लिखा नहीं गया है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा गया है, व्हाइट बोर्ड कह लीजिए इसको, ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, इस पर लिखा नहीं गया है। आप वैसे ही लिखिए, मूल अधिकार न्याय योग्य है लेकिन नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं। हेडिंग रहेगी, एक बार पुनः सुन लीजिए, मूल अधिकार न्याय योग्य है लेकिन नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं। ये आपकी हेडिंग है। इसके बाद आप लिखेंगे कि अब आपके समझ में थोड़ा सा आप भ्रमित होंगे कि न्याय योग्य का मतलब क्या है और न्याय योग्य न होने का मतलब क्या है। कोई बहुत यह कठिन नहीं है, आसान है, मैं भी आपको समझा दे रहा हूँ। मूल अधिकार जो नागरिकों को प्रदान किया गया है वह न्याय योग्य है। इसका तात्पर्य यह है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय के द्वारा आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है। इस तरह मूल अधिकार न्याय योग्य है, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि फला फला नीति निदेशक तत्वों को अनिवार्य रूप से क्रियान्वित कराया जाए, इसके लिए आप न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते। यानी न्यायालय के द्वारा नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता है, इसलिए यह न्याय योग्य नहीं है। अब अगली हेडिंग डालिए, मूल अधिकार निषेधात्मक। मूल अधिकार निषेधात्मक जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक। अगली हेडिंग आपकी है, मूल अधिकार निषेधात्मक जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक। अब इसके आगे आप लिखेंगे कि मूल अधिकारों की जो प्रकृति है वह निषेधात्मक है, नकारात्मक है। अर्थात मूल अधिकार राज्य को कुछ कार्य न करने के लिए आदेशित करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्वों की जो प्रकृति है वह सकारात्मक है, क्योंकि इनके माध्यम से संविधान राज्य को कुछ कार्यों को करने की अपेक्षा करता है। निदेशक तत्वों के माध्यम से राज्य संविधान यह अपेक्षा करता है कि राज्य इन कार्यों को करेगा, लेकिन मूल अधिकार राज्य को कुछ कार्य करने से मना करता है, इसलिए इसकी प्रकृति निषेधात्मक है। अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी, मूल अधिकार नागरिकों के लिए। अगली हेडिंग डालिए, मूल अधिकार नागरिकों के लिए जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए। अगली हेडिंग है, मूल अधिकार नागरिकों के लिए जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए। यह भी एक महत्वपूर्ण अंतर है मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में। वह यह है कि मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। मूल अधिकार संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए है। यह संविधान के द्वारा राज्य को कुछ कार्यों को करने के लिए आदेशित करता है। इसलिए मूल अधिकार जहां नागरिकों के लिए है, जिनके द्वारा नागरिक अपने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, वहीं नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए है, जिनके द्वारा वह अपने
राज्य क्षेत्र में अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्यों को संपादित करता है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आप इस प्रश्न का दूसरा भाग, मूल नीति निदेशक तत्वों का महत्व। नीति निदेशक तत्वों का महत्व संविधान के द्वारा संरक्षित न होने के कारण, यानी यह संविधान के द्वारा राज्य को बाध्यकारी न बनाए जाने के कारण कि इन नीति निदेशक तत्वों के आधार पर ही अपनी नीतियों का निर्धारण राज्य करेगा, ऐसी बाध्यता न होने के कारण आलोचकों के द्वारा इन सिद्धांतों की आलोचना की जाती है कि जब इसके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, राज्य इसे क्रियान्वित करने के लिए बाध्य नहीं है, तो ऐसे नीति निदेशक सिद्धांतों को संविधान में सम्मिलित करने से क्या फायदा होगा, इससे नागरिकों को क्या लाभ हो सकता है, जब इसके पीछे कोई कानून की शक्ति नहीं है, केवल यह आदर्श वाक्य ही बन करके रह जाएगा, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इसके पीछे कानूनी शक्ति नहीं है, बाध्यकारी राज्य बाध्य नहीं है इन नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार अपनी नीतियों के निर्धारण के लिए, लेकिन फिर भी इसका बहुत अधिक महत्व है। इन महत्वों का हम का अध्ययन निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, जनमत की शक्ति। हेडिंग रहेगी जनमत की शक्ति। नीति निदेशक तत्वों के पीछे यद्यपि यह सत्य है कि इन्हें न्यायालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इन नीति निदेशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति होती है, और जनमत की शक्ति प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में बहुत बड़ी शक्ति है। कोई भी सरकार जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकती, जनमत से परे हट करके कोई कार्य नहीं कर सकती। ऐसा साहस करने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि कोई सरकार जनभावनाओं की अवहेलना करके अपने नीतियों का निर्धारण करेगी। यदि कोई सरकार ऐसा करती है तो उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा विरोध होगा कि आप जानते ही हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, हर सरकार को निर्वाचन में जाना पड़ता है। तो इस जनमत की उपेक्षा किए जाने के कारण ऐसी संभावना हो सकती है, बन सकती है कि वह अगली बार सरकार न बना पाए। तो इस कारण इस जनमत की शक्ति के कारण कोई भी सरकार इन निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने का साहस नहीं करती है। अब अगली हेडिंग डालेंगे, नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व। नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व। इन नीति निदेशक तत्वों का नैतिक आदर्शों के रूप में भी काफ़ी महत्व है। ऐसा नहीं है कि केवल यह संविधान में उल्लेख कर दिया गया है और इसके पीछे न्यायालय की बाध्यकारी शक्ति नहीं है, ये केवल आदर्श वाक्य हैं, नैतिक वाक्य हैं, तो इसका कोई महत्व नहीं है। एक नैतिक और आदर्श वाक्य के रूप में भी इसका बहुत ही अधिक महत्व है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो आधुनिक लोकतंत्र की जननी कहा जाता है ब्रिटेन का संविधान, ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश संविधान से ही लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है, यद्यपि यह बात सही नहीं है। हमारे यहाँ अपने देश में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही गणतंत्र विद्यमान था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन वर्तमान विचारक यही मानते हैं कि लोकतंत्र की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई है, यूनान से हुई है। तो ब्रिटिश संविधान में जो मैग्ना कार्टा का अधिकार पत्र है, और इसके अलावे अमेरिकी संविधान में वहाँ की प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं, तथा फ्रांस में नागरिकों के
के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में जो घोषणा की गई है वे भी केवल नैतिक आदर्श ही हैं, लेकिन कोई भी सरकार, वहाँ की भी सरकार इनका उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकती। उसी प्रकार नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी महत्व भारतीय संविधान में है और एक आदर्श वाक्य के रूप में भी यह सभी सरकारों के लिए ग्राह्य है, मान्य है। कोई सरकार इसका उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकती है। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, शासन के मूल्यांकन का आधार। शासन के मूल्यांकन का आधार। बच्चों, जो यह नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान में सम्मिलित किए गए हैं, यह जनता को शासन के कार्यों का मूल्यांकन करने का भी अवसर उपलब्ध कराते हैं। शासक दल जितना ही अधिक नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा, उसे संचालित करेगा, उतनी ही अधिक मात्रा में जनता के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी तथा चुनावों में जो विपक्षी दल है वह इन्हीं नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अधिक से अधिक कार्यों को करने का आश्वासन जनता को देता है और उस आश्वासन के आधार पर और शासक दल के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर जनता मूल्यांकन करके अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करती है। इस प्रकार यह नीति निर्देशक सिद्धांत शासन के मूल्यांकन का आधार भी उपलब्ध कराते हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिए, सामाजिक आर्थिक क्रांति का साधन। अगली हेडिंग है सामाजिक आर्थिक क्रांति का साधन। 1947 में जब, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई, तो 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय अपने देश में काफ़ी असमानता थी। यह असमानता सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में थी। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में थी। तो अब उसका अनुमान आप इसी से लगा लीजिए कि पूरे देश में भरपूर अनाज तक नहीं होता था कि सबका पेट भरा जा सके। तो वैसी परिस्थिति में तत्कालीन सरकारों ने एक पूरी तरह से नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाने का उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य अपने सामने रखा और इस उद्देश्य की प्राप्ति में इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख योगदान रहा है, जिनके आधार पर आज जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं, यह उन्हीं सिद्धांतों के कारण संभव हुआ। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, संविधान की व्याख्या में सहायक। अगली हेडिंग है संविधान की व्याख्या में सहायक। न्यायालय संविधान की जब व्याख्या करता है, कोई ऐसा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय में उत्पन्न हो जाता है जहां संविधान की व्याख्या करने का, संविधान की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है, वैसी परिस्थिति में न्यायाधीश नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित भावनाओं के आधार पर संविधान की व्याख्या करते हैं और यह प्रयत्न करते हैं कि प्रशासन जो है इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार ही उत्तरदायी होकर के अपने दायित्वों का निर्वहन करे। अगले हेडिंग डालेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक। अगली हेडिंग है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह उनमें जितनी बातें उल्लिखित की गई हैं वे सभी एक लोक कल्याणकारी का तात्पर्य होता है कि अधिकतम पूरी जनता का, जो समाज में अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का कल्याण करना, उन लोगों की भलाई करना,
तो नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर ही देश से जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। ये पहले जमींदारी प्रथा थी, हर गांव में जमींदार लोग हुआ करते थे। आप अपने घर में बाबा वगैरह से पूछ सकते हैं, बड़ी विकट स्थिति समाज की, बड़ा शोषण लोग करते थे। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से यह जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास काफ़ी अधिक भूमि थी, गांव के सभी लोग भूमिहीन थे, उनसे भूमि लेकर के भूमिहीनों में वितरित की गई। इस प्रकार भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार किया गया, जिसके अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को भी पंचायत में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, जनधन खाता खुलवाया गया जिसमें सीधे सब्सिडी अब खाते में आ रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन अत्यंत गरीबों में दिया गया। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा योजना के अंतर्गत अनेक विकास कार्यक्रम गाँव में संचालित किए गए। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में या देश के विकास में, समाज के विकास में इन नीति निर्देशक तत्वों का काफ़ी अधिक महत्व है। भले ही संविधान के द्वारा इन्हें कानूनी मान्यता न दी गई हो, लेकिन देश और समाज को आगे बढ़ाने में, नीतियों को निर्धारित करने में लोक कल्याणकारी नीति निर्देशक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। वे एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। अब इसी के साथ हमारा यह प्रश्न समाप्त हुआ। आपसे यह आग्रह है कि यदि इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए। इससे लाभ आपको यह होगा कि जो ही मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपके ऊपर वह मैसेज पहुंच जाएगा, सिंबल पहुंच जाएगा, आप उसे तत्काल देख सकेंगे, बार बार उसके सर्च नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा आग्रह आपसे यह है कि वहीं जहां सब्सक्राइब की बटन है उसी के ऊपर सेव लिखा हुआ है, सेव जब कर लेंगे इस वीडियो को आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप निसंकोच मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।